तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? जहाँ फ़ोन्स और सैटेलाइट्स दोनों के दोनों लिंक रेडी हो जाएंगे तो उस जगह पे आने के बाद आप इस सर्विस का पूरा यूज़ कर पाएंगे। इसको क्या इस तरह माना जाए कि ई सिम और सैटेलाइट कॉलिंग, ई सिम के नेक्स्ट जनरेशन की चीज़ है सैटेलाइट कॉलिंग, या सैटेलाइट कॉलिंग इज़ डिफरेंट टेक एंड ई सिम इज़ डिफरेंट टेक? पहले ही मैंने बताया कि जहाँ से आपको आसमान दिख रहा है वहाँ से आपके पास नेटवर्क है। जो हमारे रेगुलर सिम टावर्स है, ग्राउंड सिम टावर्स है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर मौसम का असर पड़ता है। एलन मस्क वाली कंपनी स्पेसएक्स ने डायरेक्ट टू सेल सर्विस ग्लोबल कर दी है, यानी कई सारे देशों में ये आ गया है। अब इससे क्या होगा? इससे आपको फ़ोन पर बात करने के लिए सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, इसके पीछे क्या सारी चीज़ें हैं जो काम करती हैं, फ़ायदे नुकसान क्या हैं, आज के डिस्कशन में हम इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं मालिक। ओके, तो सबसे पहले तो कि ये है क्या सैटेलाइट कॉलिंग? बिल्कुल, ठीक है, तो शुरू यहाँ से कर लेते हैं कि सैटेलाइट कॉलिंग एक तरीके से अगर आप लें तो जैसे डायरेक्ट टू सेल कह रहे हैं फिलहाल, तो डायरेक्ट टू सेल है कि आपका जो सेल टावर है वो ज़मीन पे ना होकर डायरेक्टली स्पेस में है। ठीक है, एंड दिस सेल टावर अब जहाँ से भी आपको आसमान दिख रहा है उस जगह से आपके पास नेटवर्क है। उसका सिंपल सा वर्किंग फंडा ही है कि जिन एरियाज़ के अंदर आपको रिमोट एरियाज़ में नेटवर्क नहीं मिल पाता था, कहीं पहाड़ों की वजह से ब्लॉक है, कहीं जंगल की वजह से ब्लॉक है, तो आप ज़रा सी झलक भी आसमान की देख पा रहे हैं, आपने अपना फ़ोन उसकी तरफ पॉइंट किया, यू हैव अ नेटवर्क, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? ओके, इस पूरे प्रोसेस के काम करने के लिए अगर हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जैसे आईफोन 14 के टाइम पे हमें मिला था एक सैटेलाइट SOS कॉलिंग मिला था कि फ़ोन में अगर नेटवर्क नहीं भी आ रहा है तो आप अपने फ़ोन को सैटेलाइट की तरफ पॉइंट करेंगे तो आप इमरजेंसी सर्विसेज को या अपने ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स को अपनी करंट लोकेशन और जहाँ पे आप हैं उसके बारे में थोड़ी डिटेल भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हैं। वही सेम फार्मूला आगे एंड्रॉयड के अंदर पिक्सल 9 के अंदर अप्लाई हो चुका है और आगे आने वाले और भी फ्लैगशिप्स इसी चीज़ को अडाप्ट करेंगे, सैटेलाइट कॉलिंग को। तो जहाँ फ़ोन्स और सैटेलाइट्स दोनों के दोनों लिंक रेडी हो जाएंगे तो उस जगह पे आने के बाद आप इस सर्विस का पूरा यूज़ कर पाएंगे कि आपका फ़ोन जो है वो सैटेलाइट से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पा रहा है किसी भी और से। इसका कुछ ये जो ई सिम वाला कॉन्सेप्ट है इससे कुछ मिलता जुलता है, इससे कोई कनेक्शन है? ये इससे अलग है। ई सिम इज़ अ करंट टेक्नोलॉजी कि अभी यूएस के अंदर ग्लोबल मॉडल जितने आईफोन के हैं उनके अंदर फिजिकल सिम ट्रे ऑलरेडी हट चुका है। सो जो लोग यहाँ पे कई बार होता था कि हम बात भी करते थे आपस में, लोग कहते यूएस में सस्ता पड़ रहा तो यहाँ इंपोर्ट करा लो, वो लोगों ने कम कर दिया कि उसमें फिजिकल सिम ट्रे है ही नहीं। तो इंडिया में भी उस चीज़ का जो एडॉप्शन था वो थोड़ा कम है, बट जहाँ तक अभी रूमर्स चल रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर आईफोन में से भी फिजिकल सिम पूरे तरीके से हट जाएगी इंडिया में भी। तो ई सिम जो है वो होगी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का पार्ट कि वो आपके सिम को एम्बेड कर दे रहा है ताकि चोर आपका सिम ना निकाल पाए, मेकिंग इट मोर इनकन्वीनियंट टू स्टील। ठीक है, एंड ईजियर फॉर एंड मोर वाटरप्रूफ। एक अगर सिम स्लॉट नहीं है तो एक जगह से और वाटरप्रूफिंग बेटर हो गई आपके फ़ोन की। एंड उसी का नेक्स्ट लेवल है सैटेलाइट कॉलिंग। दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ चिप, एक डिफरेंट तरीके का मॉडम है पूरा का पूरा जो कि सैटेलाइट से लिंक कर सकता है आपके फ़ोन को। तो ये जो है टेक्नोलॉजिकल जनरेशनल लीप है एक तरीके से ई सिम का, और इसका जो है वो अभी करंट और फ्यूचर टेक्नोलॉजी वाला सीन है। इसको क्या इस तरह माना जाए कि ई सिम और सैटेलाइट कॉलिंग, ई सिम के नेक्स्ट जनरेशन की चीज़ है सैटेलाइट कॉलिंग, या सैटेलाइट कॉलिंग इज़ डिफरेंट टेक एंड ई सिम इज़ डिफरेंट टेक? सैटेलाइट कॉलिंग कम्प्लीटली डिफरेंट टेक है क्योंकि सैटेलाइट कॉलिंग के अंदर आपके जो ग्राउंड सैटेलाइट हैं फिलहाल के लिए, जैसे एलोन मस्क ने डायरेक्ट टू सेल जो अपना लॉन्च किया उसके अंदर क्या हो रहा है कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर टाइप लिए गए हैं इस तरीके के, कुछ नेटवर्क बैंड्स के साथ टाइप है कि ठीक है अभी ग्राउंड नेटवर्क्स के साथ कोऑर्डिनेट करके इस चीज़ को चलाया जाएगा। बट इन रियलिटी जब ये चीज़ का पूरा प्रैक्टिकल रोल आउट हो जाएगा तो उस टाइम आपको ग्राउंड टावर्स की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर ग्राउंड टावर का काम ख़त्म हो चुका है। ये जो टेक्नोलॉजी है इसके फ़ायदे, या ऐसे कहें कि इसको इस लैंग्वेज में समझे कि इसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं? दो मेजर एडवांटेज हैं। सबसे पहला तो जैसे पहले ही मैंने बताया कि जहाँ से आपको आसमान दिख रहा है वहाँ से आपके पास नेटवर्क है। तो अगर आप रिमोट से रिमोट एरिया के अंदर, जैसे मैं भी कई बार ट्रिप्स वगैरह पे गया तो स्पीति साइड में जाके एक दो बार ऐसा हुआ कि मुझे पूरा टोटल ब्लैकआउट जोन मिला, वहाँ से मैप छोड़ दो मेरे पास सेल कनेक्टिविटी भी नहीं है। हाँ, ये ठीक है, तो इस एरियाज़ के अंदर जब लोग आमतौर पर गुम हो जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास एक फुल ब्लोन नेटवर्क है, पूरा एक्सेस है प्रॉपर हर चीज़ का, तो वो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा जो हमारे रेगुलर सिम टावर्स है, ग्राउंड सिम टावर्स है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर मौसम का असर पड़ता है। जैसे कि टावर्स जो हैं वो लैंडस्लाइड से, अर्थक्वेक से इफेक्ट हो सकते हैं, हैवी रेन से और स्नोफॉल से नेटवर्क इफेक्ट होता है हमेशा। ठीक है, तो इससे कोई इससे इम्पैक्ट नहीं होगा? इम्पैक्ट होगा, लेकिन इससे इम्पैक्ट और कम हो जाएगा क्योंकि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो स्पेस में है सारा का सारा। आपके पास सिर्फ नेटवर्क आ रहा है। अगर नेटवर्क में डिसरप्शन भी होता है तो आज जैसे अगर आप डिश टू होम यूज़ करते हैं, डिश टू होम सर्विस यूज़ करते हैं, 5 मिनट के लिए बंद होती है,
उसके बाद वापस आ जाती है, जैसे बारिश में सेम वे इट विल स्टार्ट वर्किंग अगेन। तो मतलब ये बारिश वारिश और ये सब आंधी आ ये गई, जो बेसिक तूफान आ गया, हाँ, धरती पर आपकी जितनी भी चीज़ें चेंज होती रहती है, क्लाइमेटिक शिफ्ट वगैरह, उस सारे शिफ्ट से नेटवर्क पर असर आधा हो जाएगा, आधे से भी कम हो जाएगा जहाँ तक होगा उसमें भी, लेकिन कंपैरेटिवली कम कंपैरेटिवली होगा। बहुत कम होगा, क्योंकि आपका एक तो पूरा पॉइंट ही चला गया ना कि अगर कभी लैंडस्लाइड हुआ और टावर चले गए, ठीक है, तब आप मतलब टावर को ही अगर डैमेज हो गया तो टावर डैमेज नहीं हो सकता, टावर ऊपर है हवा में। ओके, तो अगर इसके फ़ायदे हैं तो कुछ चैलेंजेस भी तो होंगे। चैलेंजेस के अंदर अगर देखें तो चैलेंजेस में यहाँ पे आपको सबसे पहला चैलेंज मिलेगा लेटेंसी का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सैटेलाइट प्रोविज़न है वहाँ से अगर आप अभी देख रहे हैं ग्राउंड पर भी 5G के साथ काफ़ी लोगों को यूजेज के अंदर, खासकर इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे थोड़ा कहीं कहीं कंजेशन भी है हमारे पास, ठीक है, कहीं कहीं पे टावर्स हैं, तो जैसे जैसे टावर्स रहते हैं वैसे वैसे 5G के वेव को भी इंटरप्ट करते हैं, तो बीच बीच में सिग्नल में ब्रेक्स आते हैं, लेटेंसी आती है, यानी कि जब आप रियल टाइम में कुछ करना चाहें, जैसे आप मल्टीप्लेयर गेम खेल रहे हैं, BGMI खेल रहे हैं या फिर आप फोर्टनाइट खेल रहे हैं, कुछ भी आप गेम खेल रहे हैं ऑनलाइन मल्टीप्लेयर, तो उसके अंदर लेटेंसी फैक्टर होता है कि आपने आगे मूव किया और वो मूव हुआ 2, 3, 10 मिलीसेकंड के बाद, तो वो 10 मिलीसेकंड आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है। उतने में तो नुकसान हो जाएगा खेलने वाले हाँ हाँ, तो वो लेटेंसी सबसे बड़ा फैक्टर है कि इसमें लेटेंसी मिनिमाइज करनी पड़ेगी। दूसरा फैक्टर है जियोलॉजिकल बाउंड्रीज, जो हाँ, मैं इसी पर आ रहा था कि हम सैटेलाइट कॉलिंग यूज़ कर रहे हैं, तो ये चैलेंजेस भी आ सकते हैं, ये कंट्री वाइज भी हो सकते हैं, स्टेट वाइज भी हो सकते हैं। कंट्री वाइज है, लेकिन वो बहुत इंटरनेशनल अफेयर्स और वो बहुत पॉलिटिकल और मतलब पॉलिसी साइड पर जाने वाला डिस्कशन है पूरा का पूरा। टेक्नोलॉजिकल बाउंडेशन वहाँ पर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जैसे 7 कंट्रीज़ में लाइव हुआ है, तो नेचुरली जोग्राफिकल बाउंड्रीज को कहीं ना कहीं उससे पहले सॉर्ट किया गया होगा, तभी वो लाइव हुआ है। एंड जो तीसरा है वो है स्पेक्ट्रम एलोकेशन, कि आप स्पेक्ट्रम ग्राउंड के ऊपर एक अलग तो तरीके से ये बात जो करते हैं। इस पर फिर से मैं आऊँगा, ये जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज वाला चैलेंज है, ये किस लेवल पर हो सकता है? ये फ्रेंडलीनेस पर हो सकता है कि कंट्रीज़ के आपस के रिलेशंस कैसे हैं। नॉर्मली तो कोऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आप आपस में कोऑपरेटिव हैं तो आपके सैटेलाइट्स नो मैटर कहाँ हैं, वो आउटर स्पेस के अंदर, उससे कनेक्टिविटी शुड नॉट बी एन इशू, ओके। बट अगेन क्रिएट होने को ये इश्यूज क्रिएट किए जा सकते हैं, बिकॉज अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस के अंदर भी है, तब भी वो अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर होवर कर रहा है, ठीक है, तो वो वहाँ पे जा करके चला जाएगा। अगेन टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू गिव एन ओपिनियन ऑन दैट, बट ये बाउंड्रीज हैं तो वो बाउंड्रीज रहेंगे वहाँ पर, कि ठीक है, कहीं ना कहीं कोऑपरेशन अगर कम होता है तो इस चीज़ पर इम्पैक्ट आ सकता है। अगर ग्लोबल कोऑपरेशन रहता है तो फिर तो अभी भी सैटेलाइट्स ऑपरेट होते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी है, ठीक है, तो इसमें भी कोई डिफरेंट सिनेरियो मुझे होता हुआ मतलब अपने तरफ से नहीं फील होता। ओके, तो ये जब आ जाएगा सैटेलाइट कॉलिंग, हम ये मान लेते हैं कि ये इसका इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में भी शायद आज नहीं कल कभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि होगा ही, या जहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है इसका इम्पैक्ट जो अभी फिज़िकल टावर अवेलेबल हैं, जो टावर हमें मेनली फ़ोन करने और हमारी फ़ोन की कनेक्टिविटी में काम आते हैं, उन पर किस तरह का इम्पैक्ट होगा? क्या वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे या उनसे भी कुछ हेल्प ली जाएगी कनेक्टिविटी को और बेटर बनाने के लिए, या दोनों बिल्कुल डिफरेंट ऑपरेट होते रहेंगे? ओके, करंटली एलन मस्क आई थिंक 7 कंट्रीज़ के अंदर डायरेक्ट टू सेल ने जो अपना पार्टनरशिप दिखाया, एंड अगेन एलन मस्क इज़ नॉट द ओनली वन जिन्होंने ये काम किया है, BSNL हैज़ आल्सो डन दिस इन इंडिया, ठीक है, तो वो हमारे लिए भी बहुत प्राइड की बात है कि हम लोग वो चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक स्टेज पे उसके ऊपर काम चल रहा है, अच्छी बात है। बट जो एलन मस्क का यहाँ पे पूरा पूरा रोल रहा है वो ये है कि ये ग्लोबल जा चुका है, 7 कंट्रीज़ 8 कंट्रीज़ के अंदर अगर ये चीज़ एक्टिवेट हो गई, इट्स अ बिग डील। इनफैक्ट एप्पल ने भी अपनी तरफ से जब सैटेलाइट हमने मस्क की जो शुरुआत में जो मस्क का नाम लिया, हाँ, उसका रीज़न यही था कि वो ग्लोबल हो गया। BSNL ने भी कुछ दिन पहले ये लॉन्च किया है, बट उन्होंने उनका जिस लेवल पर प्लान है, ब्रॉड लेवल पर प्लान है, और उन्होंने उसको 6-7 कंट्रीज़ में रोल आउट कर दिया है। इंडिया के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, रिपोर्ट्स आती रहती हैं, वो किस लेवल पर पहुंची हैं उसको पूरी तरह से हम अभी दावे के साथ नहीं कह सकते। हम भी शायद, बट रिपोर्ट्स ऐसी आती रहती हैं, तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ बैक एंड में चल ही रहा है। बट यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये कि इन 7 कंट्रीज़ के अंदर 7 बड़े सेल जायंट्स के साथ टाई अप करके मस्क ने ये पूरा का पूरा मूव लिया है। एंड इसके अंदर भी एक चीज़ है, जैसे डायरेक्ट टू सेल है, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला आसमान दिख रहा है तो नेटवर्क है, बट हाउ डू यू नेट कनेक्ट फ्रॉम द बेसमेंट और फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, जहाँ से आपके पास डायरेक्ट वो कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। कहीं हो सकता है कि वो भी लिमिटेशन रहा हो, और कहीं हो सकता है कि ये भी है कि करंट जो हमारा सेल टावर का इंफ्रास्ट्रक्चर है
वो इतना डाइवर्स है कि उसका यूज़ करके अगर आप उसको सैटेलाइट से अपलिंक कर देते हैं तो जो नेटवर्क कनेक्टिविटी, जो स्पीड और जो लेटेंसी में रिडक्शन आपको मिलेगा वो इतना इम्पैक्टफुल हो कि आप उस चीज़ को एकदम से कमर्शियल स्केल पर डिप्लॉय कर पाएँ, जो कि मस्क यहाँ कर रहे हैं। जहाँ 7 कंट्रीज़ के अंदर ये एंटरप्राइज लेवल पर ही है, बिजनेस लेवल पर है। तो एक ग्राउंड लेवल आपने सिम कार्ड परचेज किया एंड देन उसमें आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी मिल गई। मतलब ये उसमें इन्हांस कर सकते हैं फिलहाल कनेक्टिविटी में, फिलहाल ये क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड है। ये एक रीज़न बड़ा है, कंसर्न है बेसिकली कि मान लो आसमान दिख रहा है, नेटवर्क है, ठीक है, बट अगर कोई -1 -2 में है, बेसमेंट में है, तो अभी भी ये चैलेंज है। आप अभी लिफ्ट में स्ट्रगल करते हैं, कभी कभी नेटवर्क का इशू आता ही है, और अगर अंडर वो आप बेसमेंट में होते हैं तो इशू आता है, -1 -2 में आता है। वो जहाँ तक है वो ग्राउंड नेटवर्क ही सॉल्व कर पाएगा, ठीक है, बिकॉज सैटेलाइट नेटवर्क की भी जो कनेक्टिविटी है वो इमरजेंसी एसओएस सिनेरियोज के अंदर भी वहीं से रहती है, जहाँ से आपको आसमान दिख रहा है और आप अपना फ़ोन वहाँ पॉइंट कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे को बेसिकली कॉम्प्लीमेंट कर सकते फिलहाल के लिए, हाँ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फिलहाल के लिए कर रहे हैं। आजकल वैसे ये देखा जाए कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं, कोई फ़ोन लॉन्च होता है या कोई नई चीज़ आती है, हम ज़्यादा फ़ोन पर इसलिए आ जाते हैं कि हमारा जुड़ाव उससे ज़्यादा है। तो एक ये कंसर्न कहा जाए या कंपनियां भी इसको अनाउंस करती हैं कि हम बहुत अपने इक्विपमेंट्स को ग्रीन बनाते चले जा रहे हैं, बेसिकली इन्वायरमेंट पर इनका इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं पड़ेगा, या कैसे इसको कम किया जा सके। क्या इसके साथ भी कोई इन्वायरमेंटल चैलेंज है? कुछ बहुत बड़े एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं जिन्हें जब मैंने अपनी रिसर्च के अंदर सोचा कि इनको एड्रेस किया कैसे जा रहा है, तो उसमें मुझे कुछ ज़्यादा नहीं मिला। सिर्फ ये मिला कि प्राइस कैसे रिड्यूस किया जा रहा है, कॉस्ट कटिंग कैसे की जा रही है और एफिशिएंट कैसे बनाया जा रहा है कि एक ही रॉकेट से आप 2-4 बार पेलोड्स ऊपर डिलीवर कर पाएँ। स्पेसएक्स के ही जो रॉकेट्स हैं उनसे पर लॉन्च फ़िलहाल 75-76,000 मेट्रिक टन कार्बन जनरेट होता है पर लॉन्च, ठीक है, पर लॉन्च, ठीक है। एंड इसके बाद में जो आपके सैटेलाइट स्पेस में जा रहे हैं, फिलहाल आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे अगर जो लोग यहाँ पे खासकर जो लोग दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव वगैरह रीजन्स में रह रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि अपार्टमेंट्स के आसपास ना हमेशा कभी रात कंप्लीटली काली नहीं होती है। वो एक है ना, थोड़ा धुंधला सा एक लाइट सी हमेशा आसमान के अंदर बनी होती है कि अजीब सी एक लाइट है, वो कहाँ से आ रही है। वो सब लाइट्स हैं जो आपके आसपास के अपार्टमेंट्स में, वो इतनी डार्क नहीं, इतनी ज़्यादा लाइट नहीं होती है कि आपको बिल्कुल, बट आपके साथ क्या होगा, उसकी वजह से तारे दिखने बंद हो गए। इवन क्लियर स्काई के अंदर आपको तारे दिखने बंद हो चुके हैं आज यहाँ से। उसका रीज़न पोल्यूशन आधा है। जब पोल्यूशन नहीं भी होता तब लाइट पोल्यूशन होता है, और ये जो लाइट पोल्यूशन है ये आसमान में बढ़ जाएगा जैसे जैसे इन सैटेलाइट्स का नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ये लाइट पोल्यूशन वाली क्या चीज़ है, इसको थोड़ा लाइट पोल्यूशन इसके जहाँ पे आपको अंधेरा महसूस होना चाहिए, जैसे आप अगर कभी ट्रैक वगैरह पर चले जाएं, कहीं भी स्पीति की साइड हो गया या फिर आप कसौल वगैरह साइड पर चले जाएं, कहीं भी, ठीक है। जो पॉइंट्स मुझे याद है मैं उन पॉइंट्स का अपना खीर गंगा वगैरह का ट्रैक के एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि ऊपर से आपको तारे इतने साफ दिखते हैं, ठीक है। और उसका सिर्फ एक रीज़न है, आसपास मीलों तक कहीं लाइट नहीं है, ठीक है। बट अगर आपने ज़मीन पे जो आर्टिफिशियल लाइट जला रखी है, ओवर टाइम ओवरनाइट वो लाइट जो उठ रही है वो एक तरीके से एक ऐसी लेयर क्रिएट कर देती है कि आपको ऊपर के तारे नज़र नहीं आते। आप अब भी अपने घर से अगर ऊपर देखते रहे 5-7 मिनट, शायद तारे दिख जाए, बट अदरवाइज लाइट पोल्यूशन इतना होगा कि आप नहीं देख पाओगे। और जब ये सैटेलाइट्स आसमान में पहुंच जाएंगे, लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, लियो सैटेलाइट्स कहते हैं इनको। लियो सैटेलाइट से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि वो सबसे पहले तो जी लाइट पोल्यूशन आपको एमिट करते हैं। और जो एस्ट्रो फोटोग्राफर्स हैं उन्होंने स्टारलिंक को लेकर ये कंसर्न जताया था पास्ट में भी, जब स्टारलिंक के सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहे थे, कि हमारी फोटोग्राफी के अंदर, हमारे स्टार ट्रेल फोटोज़ के अंदर एक स्टारलिंक का पूरा ट्रेल जा रहा है सामने से उड़ता। हाँ, ठीक है। तो तारों के साथ सैटेलाइट ज़्यादा ब्राइट दिखने स्टार्ट हो गए, ये दूसरा कंसर्न है। और चलिए ठीक है, इसको हम एक तरीके से मान लेते हैं एस्थेटिक या नॉन कंसर्न। लेकिन एक तीसरा सबसे बड़ा कंसर्न, जो सैटेलाइट्स की लेयरिंग होती है, आउटर लेयरिंग, ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है। एंड जब ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूमते हैं तो जलने की वजह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिलीज होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि ओजोन लेयर को डैमेज कर सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। और फिलहाल के लिए मेरे पास एक आंकड़ा भी है जो कि मैंने यहाँ निकाल करके रखा हुआ था। मैं ये नंबर गलत नहीं बोलना चाहूँगा, दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू साइट द सोर्स टू। ESA का आंकड़ा है कि फ़िलहाल स्पेस में करीब 29,000 ऐसे पीसेज हैं, 29,000 पीसेज, जो कि 10 सेंटीमीटर से बड़े हैं, स्पेस डेब्री के, यानी कि इनएक्टिव सैटेलाइट्स
जो पास में आपके सैटेलाइट बर्बाद हो गए या रॉकेट्स जो थे उनकी लाइफ खत्म हो गई, अब वो सिर्फ घूम रहे हैं स्पेस में अर्थ के आसपास। लगभग 30,000 पीसेज ये हैं जो 10 सेंटीमीटर से बड़े हैं, 6,70,000 पीस हैं जो 1 सेंटीमीटर से बड़े हैं, और 170 मिलियन पीस ऐसे हैं जो 1 मिलीमीटर से बड़े हैं। और ये जो 1 सेंटीमीटर से बड़े पीसेस होते हैं, ये किसी भी टाइम कोई भी बड़ा डैमेज कॉज कर सकते हैं। ये डेटा आपने कहाँ से लिया है? ये डेटा मल्टीपल सोर्सेज से निकाला गया है, space.org, ESC और एक दो और वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट एफिलिएटेड इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स के, स्पेस एजेंसीज के, उनके ऊपर ये सारा का सारा डेटा है। नंबर्स के अंदर 19-20 का फर्क है, बट मोर और लेस मिलियंस ऑफ पीसेस स्पेस डेब्री के ऑलरेडी हैं। मतलब हमारे यूजर्स भी ये चेक कर सकते हैं हाँ, डेटा हाँ, की? आप लोग चेक कर सकते हैं बिल्कुल, डेफिनेटली, और चेक कीजिए, ये अच्छी बात है। आप डबल चेक ट्रिपल चेक करेंगे तभी आप किसी चीज़ को आगे एज एन ओपिनियन नहीं, एज अ फैक्ट स्टेट कर सकते हैं, अगर आपने उस चीज़ के बारे में पूरा रिसर्च किया है तो। सो ये जो स्पेस डेब्री है ये इंक्रीज हो सकता है क्योंकि स्टारलिंक के जो सैटेलाइट्स हैं, स्पेसएक्स के जो सैटेलाइट्स हैं, उनकी एक सेट शेल्फ लाइफ है। उसके बाद इन्हें गाइड किया जाएगा अर्थ के अंदर आने में, और ये वापस आकर के यहाँ पे क्रैश लैंड कराए जाएंगे, फिर नए सैटेलाइट्स भेजे जाएंगे। तो वो पूरा एमिशन, लाइट पोल्यूशन और ये वाला जो साइकिल है चलता जा रहा है। देयर इज नो एंड टू इट। इसका कोई ऐसा तरीका नहीं अभी तक ढूंढा गया है, या माना जाए कि मे बी शायद, क्योंकि ये जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी, ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी, इसके चैलेंजेस भी लोगों के सामने आएंगे और लोग इसको डिस्कस करना शुरू करेंगे, लोग इस पर अपनी चिंता जताना शुरू करेंगे। इससे संबंधित या इसके सलूशन से संबंधित कोई इनिशिएटिव लिया गया है, या माना जाए कि इस तरह की कोई एक चीज़ हो सकती है जिससे शायद ये जो चैलेंज है उससे काफ़ी हद तक निपटा जा सके? हमारे पास एक एस्टिमेट है ऑलरेडी कि अभी जो हम करंट स्पेस डेब्री का, आसमान में जो कूड़ा है उस सारे का जब हम वॉल्यूम देखते हैं, अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमें ऑलरेडी इसका रेपरकशन पता है कि आज से 10 साल 15 साल बाद जब ये शेल्फ लाइफ इनकी खत्म होगी और ये रिप्लेस होने होंगे, तब हमें क्या करना है। हम उस हिसाब से मेजर्स ले सकते हैं। जो डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट कॉलिंग टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, वो ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव कर रही है। बेसिकली वो आपके लिए कन्वीनियंस बन रही है, कई लोगों के लिए कन्वीनियंस भी नहीं, कई लोगों के लिए नेसेसिटी है जिनके रीजन में नेटवर्क जा ही नहीं सकता। हाँ, ये चैलेंज अभी बहुत है। हाँ, खास तो वो करके चीज़ें, गाँव में आप जाके देखेंगे, तो वो रूरल चीज़ें एरिया जब आप ऐसे हैं। सॉर्ट कर देते हैं तो एक तरीके से वो ज़रूरी भी है होना, और दूसरी तरफ जब उसके रेगुलेशन की बात आती है तो रेगुलेशन ओवर टाइम हर चीज़ के बने। इंटरनेट भी पहले दिन में रेगुलेट नहीं हो गया था। जिस दिन कंप्यूटर्स बने थे उसी दिन लोगों ने वायरस पे काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो वायरस, कंप्यूटर बना, इन्फेक्शंस बने, इंटरनेट बना, डार्क वेब बना, हर चीज़ रेगुलेट होती रही है। इनफैक्ट मुझे इसमें लगता भी है कि इंटरनेट को लेके भी अभी चलिए रेगुलेशंस की ज़रूरत है वो पूरी बहुत तरह से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगेन आप क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है ना। डिजिटल को लेकर जो रेगुलेशंस आने शुरू हुए हैं ये पिछले कुछ सालों में ही आने शुरू हुए हैं, और मुझे और लगता है आप कि इंटरनेट पर इनोवेशन को अगर हम बात करें रेगुलेट करने की, तो आप इनोवेशन अगर रेगुलेट करने जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसको होने से ही रोक सकते हैं, वो भी हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये जो हो रहा है ये बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स के तहत हो रहा है अभी के हिसाब से, बट और स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत अनडाउटेडली है, क्योंकि जो हम लोग डैमेज करने के बाद बोलते ऊप्स, वो मौका अब हमारे पास नहीं है। वो जो ऊप्स है ना वो बहुत महंगा पड़ सकता है। वो कहते हैं ना पिछली गलतियों से आदमी सीखता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं, तो शायद उसकी वजह से ये है कि अभी ये रेगुलेशंस के हिसाब से ही हो, और जैसे जैसे ये चैलेंजेस बढ़ेंगे तो उम्मीद है कि इसको और बेहतर करने की रेगुलेशंस और कोशिश की टाइट जाएगी। होंगे, बट अगेन इनोवेशन है तो आई थिंक उसके साथ ज़रूर जाना चाहिए। एंड रेगुलेशन करना अगेन हमारी गवर्नमेंट्स के ऊपर है, ठीक है, हमारे पॉलिसी होल्डर्स पे और लोगों के ऊपर है कि आप अपना कंसर्न कितना अच्छे से वॉइस करते हैं, आप किस तरीके से लीडर्स इलेक्ट करते हैं, किस तरीके से आप इन लोगों को अकाउंटेबल होल्ड करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। इंडिया अभी कितना वेट करेगा इसके लिए? वैसे तो BSNL ने लॉन्च कर दिया है, क्या BSNL और ये मस्क वाली कंपनी की सर्विसेज में कोई डिफरेंस है या एक जैसा ही है ये? आई थिंक डिफरेंस रहेगा डिप्लॉयमेंट के अंदर। BSNL का अपना ग्राउंड स्ट्रक्चर है, मस्क के पास अपना ग्राउंड स्ट्रक्चर नहीं है, स्पेसएक्स के पास अपना ग्राउंड स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो कोऑपरेशन के ऊपर, कोऑर्डिनेशन के ऊपर है। यहाँ पे BSNL पूरे तरीके से अपने ग्राउंड और अपने स्काई स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। बट अगेन कितना टाइम लगेगा इसके डिप्लॉयमेंट के अंदर, नोबडी इज श्योर अबाउट दिस, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ रेडी। ठीक है, अगर वो 7 जगह डिप्लॉय हो सकती है, नथिंग इज स्टॉपिंग इट 70 कंट्रीज में। मस्क तो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि इंडिया में एंटर कर जाएं। वो कुछ चैलेंजेस होंगे, उनके कुछ गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस होंगे, वो पॉलिसी, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल अफेयर्स के एम्बिट में चला जाता है।
टेक्नोलॉजी वाइज इट इज़ रेडी, इट इज़ बीइंग डिप्लॉयड, वो यूज़ किया जा रहा है, लोगों को 300 से 500 Mbps के स्पीड्स मिल रहे हैं, ठीक है, सैटेलाइट डायरेक्ट टू सेल से, जो कि आप मानेंगे नहीं ये सिर्फ 2 कंट्रीज़ के अंदर हो रहा है अभी तक। 2022 का एक सर्वे था, उसके अंदर एक चीज़ थी कि सिर्फ सिंगापुर एंड ब्राज़ील, रियो डे जेनेरो आई थिंक, 2 जगहों पर 5G अपनी जो फुल स्पीड है वो डिलीवर कर पा रहा है, ठीक है। बाकी सारी जगहों पे कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस चल रहे हैं। हाँ, हम भी 5G में हैं, बट हाँ, मुझे लगता नहीं है कि हमारा हम 5G speed पा लिखा रहे हुआ हैं। आता है, बट वीडियो डाउनलोड में अब भी लगता है 15 मिनट, वी बोथ नो हाँ। ठीक है। तो इसका जो मतलब डाउनलोड स्पीड्स है, अपलिंक स्पीड्स हैं, वो कंपेयर टू 5G भी ज़्यादा है, ठीक है। कहीं ना कहीं उससे सरपास भी कर सकता है, हो सकता है उसके कंपटीशन में आ जाए, बट टेक्नोलॉजी अगेन रेडी है, डिप्लॉयमेंट इज़ अ मैटर ऑफ पॉलिसी। उम्मीद है सैटेलाइट कॉलिंग यानी डायरेक्ट टू सेल से जुड़े ज़्यादातर पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। ये काम कैसे करता है, चैलेंजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या होने हैं इससे। फिर भी इससे जुड़े अगर आपके सवाल हैं तो आप कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे। मैं हूं अवनीश, मेरा नाम है मानिक। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।